हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट देखेंगे ताकि आप कोई भी एनसीपी आराम से बना पाओ। आपको कोई भी अगर टॉपिक मिला हुआ है, आपके कॉलेज वालों ने दिया है, जो भी आपके टीचर ने टॉपिक दिया है, इस तरह का फॉर्मेट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। और उसमें आप अपना जो भी डायग्नोज है वो ऐड करके बना सकते हो। तो ये नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट है। एज यू ऑल नो, सबसे पहले पेशेंट का ये बायोडाटा इसमें सारा लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा आ जाता है सबसे पहले पेशेंट का। इसमें पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एडमिशन का डेट, वार्ड नंबर और बेड लिखोगे, बेड का क्या नंबर है, वार्ड कौन सा है। पेशेंट का आईडी आपको फाइल से मिलेगा। और डायग्नोसिस लिख लेना है। अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसका नेम और उसकी डेट आपको लिखना है। चीफ कंप्लेंट्स बतानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करके इसमें दिया गया है कि लो हाई ग्रेड फीवर, यानी कि लो या हाई जो भी है वो बताना है। पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी है, जो भी प्रेजेंट मेडिकल है, पास्ट है, सर्जरी कोई हुई है उसकी हिस्ट्री लिखनी है। प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई है तो वो आप बताओगे। आपको इसके आगे सब कुछ लिख देना है, अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन इसमें किया हुआ है, आप रीड करके समझ सकते हो। फैमिली हिस्ट्री आप लोग जानते ही हो, फैमिली मेम्बर्स के नेम इसमें आते हैं। पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स का रिलेशन, उनका एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ का क्या स्टेटस है वो। फैमिली ट्री बनाना, फैमिली ट्री ऐसे करके बनता है, आप जानते ही हो। एक तरफ आपको मेल बनाना है, एक तरफ फीमेल, फिर उनके आगे जनरेशन लिखनी है क्या क्या है। इस तरह से आपका फैमिली ट्री बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 13 नंबर पे, कि पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि उनकी मंथली इनकम क्या है और उनकी एनुअल इनकम क्या बनती है, वो आप इसमें थोड़ा सा लिख सकते हो। पर्सनल हिस्ट्री में जो पेशेंट की हैबिट्स हैं वो आप उनसे पूछ लो। एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से या किसी और सब्सटेंस से, कुछ भी चीज़ से कोई तरह की एलर्जी है तो लिख लेना है। हॉबी पूछ लेना है। स्लीप पैटर्न कैसा है, अच्छे से स्लीपिंग नॉर्मल है या आपको इंसोमनिया है या एक्सेसिव स्लीपिंग है, वो चीज़ आएगी। एलिमिनेशन के अंदर ब्लैडर और बाउल पैटर्न, ये दोनों के बारे में आएगा कि यूरिन कैसा आ रहा है, स्टूल कैसा आ रहा है। ठीक है। डाइट हिस्ट्री में डाइट कैसे टाइप की लेते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन, यही आता है इसके अंदर। साथ में नंबर ऑफ मील्स, यानी कि दिन में 3 बार खाना खाते हैं या फिर कई बार कुछ लोग होते हैं जो 2 ही बार खाना खाते हैं, उस टाइप से। फिर टाइप ऑफ मील, लिक्विड सॉलिड, कैसा डाइट है उनका, वो लिक्विड डाइट पे है आपका पेशेंट या सॉलिड पे है, या किस तरह की डाइट वो ले रहा है। एनी अदर मेथड ऑफ फीडिंग, कोई एनजी ट्यूब वाला पेशेंट है, आईवी फ्लूइड वाला है, तो वो भी हम लिखते हैं। जैसे किसी को राइल्स ट्यूब लगा होता है, किसी को पैक भी होता है, वो जेजुनो गैस्ट्रोटोमी जो होता है, अब्डोमेन में किया होता है। और कई बार पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पे भी होते हैं, जिसको कि टीपीएन भी कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, है ना। तो वो आईवी जाता है ज़्यादातर। फिजिकल एग्जामिनेशन है नेक्स्ट आपका जो है, वो उसके अंदर वाइटल्स पेशेंट के नोट डाउन आपको करने हैं। इसके अंदर आपका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन है। जर्नल अपीयरेंस में नरिशमेंट कैसा है, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी, वेट, हाइट, स्किन कंडीशन। मेंटल स्टेटस में पेशेंट का कॉन्शियसनेस कैसा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर कॉन्शियस है। कई बार ड्रग्स भी दी होती हैं, उस वजह से भी पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, बिल्कुल वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, ओरिएंटेड भी नहीं होता है। और लुक कैसी है पेशेंट की, कैसा दिखाई दे रहा है आपको पेशेंट, एंग्जियस है, हैप्पी है, वरीड है वो। तो नेक्स्ट है हेड एंड फेस। तो उसमें स्कैल्प आपको पेशेंट का चेक करना है, फेस देखना है कि कैसा, कुछ अडीमा तो नहीं है, कुछ पुफीनेस तो नहीं हो रहा है फेस पे, या नॉर्मल है, या कलर कैसा है फेस का, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आईज में आईब्रोज, आई लैशेस, यानी कि सब कुछ ही इंक्लूड किया हुआ है, आप खुद ही देखिए, कुछ भी चीज़ इसमें मिस नहीं है, सब कुछ ही ऐड कर दिया है। तो इससे आपको जो एनसीपी काफ़ी इफेक्टिव लगता है वो। आई लीड्स कैसी हैं उसकी, आई बॉल्स, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, ये पार्ट्स जो हैं वो आपको पता भी होने चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ कंजक्टाइवा है, क्या स्क्लेरा है। ये आपको अनाटमी, अगर फिजियोलॉजी आपकी अच्छी है तो आपको सब समझ आ जाएगा। प्यूपिल, लेंस, विजन, ये आपको अ, एक टॉर्च की हेल्प से देखना है। और बाकी कैसे प्यूपिल रिएक्शन कैसा है उनका, प्यूपिल का साइज, कईयों का साइज कैसा होता है, पिन पॉइंट, छोटे छोटे प्यूपिल्स होते हैं किसी के,
कहीं प्यूपिल डायलेट तो नहीं है, वो सब आपको देखना है। साथ में उनका रिएक्शन भी देखना है कि वो अगर टॉर्च लगा रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो वो रिएक्ट कर भी रहे हैं या नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वो उस वक्त। अच्छा, विज़न में क्या है कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल उसको दिखाई देता है, तो वो लिख लेना है। ईयर्स में क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और हियरिंग पेशेंट की। नोज के अंदर एक्सटर्नल ईयर्स आएंगे और नोस्ट्रिल्स आएगा। माउथ एंड फेरिंग्स में आपकी लिप्स आ जाएंगी। ओडोर, कोई बैड स्मेल, बैड ओडोर है तो वो लिखोगे आप, नहीं तो आप नॉर्मल लिखोगे इसमें। टीथ में अगर जैसे कोई कैविटी प्रेजेंट है, कैसा कलर है टीथ का, वो लिख लेना है। म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर का आ जाएगा, टंग आ जाएगी, थ्रोट और फेरिंग्स आ जाएगा। नेक के बारे में लिखना है, लिम्फ नोड, थायरॉइड नोड्स और रेंज ऑफ मोशन कैसा है। चेस्ट में थोरैक्स, ब्रेथ साउंड और हार्ट, ब्रेस्ट, तो ये सारा चीज़ें आ जाएगी। ब्रेस्ट फीमेल्स में आ जाएगा, बाकी तो ये आपको लिखना ही है। अब्डोमेन में क्या है, चार चीज़ें होती है, ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन किससे करते हैं हम, स्टेथोस्कोप से, पैल्पेशन और परकशन। तो ये चार चीज़ें अब्डोमेन में हमको करना होता है। चेक करना होता है कि जो अब्डोमेन है उसका कैसा शेप है, कैसा दिखाई दे रहा है, और बाउल साउंड भी लिसन करना है। कुछ आपको पेल्पेट जब आप कर रहे हो, टच करके देख रहे हो, तो कुछ मास, हार्ड मास, ऐसा कुछ नोड्यूल फील तो नहीं हो रहा है। परकशन से बॉडी की साउंड्स हम सुनते हैं। साथ में कोई ऐसे टैप करके देखना होता है फिंगर की हेल्प से कि कुछ ऐसी अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, कुछ फ्लूइड तो नहीं है अंदर, वो चीज़ इसमें पता चल जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ आप जाते हो, टांगे बाजुएं जो होती है वो एक्सट्रीमिटीज़ के अंडर आ जाती हैं। अगर पेशेंट फ्रैक्चर होगा तो रेंज ऑफ मोशन जो होगा पेशेंट का वो नॉर्मल नहीं होगा, अब नॉर्मल होगा। तो नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक्सट्रीमिटीज़ वैसे ज़्यादातर नॉर्मल ही आएंगी कि पेशेंट अच्छी सी मूवमेंट है उसकी, चल फिर रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट आपका फ्रैक्चर वाला आया हुआ है, फ्रैक्चर है उसको, वो भी टांगों में या बाजू में कहीं पर फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर इसमें आपको उस फाइंडिंग को लिखना होगा। जेनाइटल एंड रेक्टम, उसके बारे में कुछ अगर लगता है जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स है तो आप इसमें ऐड कर देना, नहीं तो ज़्यादातर तो नॉर्मल ही आएगा ये चीज़ें। यानी अगर कुछ तो रेक्टम वाली कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को तो भी आप लिख लेना। तो इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, पेटेंसी ऑफ यूरिन, मेटिस एंड रेक्टम है, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, वेजाइनल डिस्चार्ज, कुछ ऐसा प्रेजेंट है तो लिख लेना है। हेमरॉइड्स है, पेल्विक मासेस है, ब्रेस्ट ग्लैंड है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनमें से कुछ भी अगर फाइंडिंग है तो लिखोगे, नहीं तो ये कुछ इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप नॉर्मल भी लिख सकते हो कि जेनाइटल एंड रेक्टम ऑफ द पेशेंट आर नॉर्मल, बस इतना ही ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पेशेंट का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर हुए हैं तो आप फाइल पेशेंट की लेकर लिख लेना है, वो भी समझ गए आप। मेडिकेशन में पेशेंट की जो ड्रग्स चली हुई हैं किस रूट से दी जा रही हैं, यानी कि आईवी, आईएम, ओरल, ये सारे रूट्स होते हैं। इसके अलावा दूसरे भी रूट्स होते हैं, तो ऐसा कोई भी रूट है पेशेंट का, कुछ अप्लाई करने वाली मेडिसिन है, उसको क्या बोलते हैं, टॉपिकल बोलते हैं। तो रूट लिखना है। डोज क्या है, जैसे कि आपका जैसे कौन सी मेडिसिन, पैरासीटामोल है तो 500 mg की चल रही है, 650 की चल रही है, तो लिख लोगे आप जो भी डोज चली हुई है ना, वो लिख लेना है। कोई डिक्लोफेनिक है 75 mg की है, लिख लेंगे। रेंटेडिन है आपकी 150 mg की है, लिख लेंगे, डोज है वो। फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी दिन एक दिन में कितनी बार दवाई दी जा रही है, जैसे कि ओडी, बीडी, टीडीएस, ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर स्टैट, एसओएस। एक्शन बता देना है, ड्रग्स का जो भी एक्शन बनता है, एंटीबायोटिक कोई ड्रग है तो एंटीबायोटिक लिखेंगे, कोई एंटी अनाल्जेसिक है, एंटासिड है कुछ, तो उस तरह से एक्शन आपको लिख लेना है। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और एंटी इमेटिक्स होते हैं, तो सब आपको लिख लेना है। नर्सिंग डायग्नोसिस आप उसके बाद लिखोगे, जितने भी आपके जो भी नर्सिंग डायग्नोस बनते हैं, कोई पेन का पेशेंट है तो उसका पेन का डायग्नोस आप बनाओगे, अक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, इस तरह से। या पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वाला पेशेंट आ गया है तो वो बना लोगे। फियर एंग्जाइटी, नॉलेज डेफिसिट एंग्जाइटी, और ये सारे कॉमन डायग्नोस तो आप बना ही सकते हो। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब, ये आप एक्स्ट्रा अपनी नर्सिंग डायग्नोस में ठूस दो तो आपका एनसीपी थोड़ा और बन जाएगा। बाकी एक दो डायग्नोस जो होते हैं वो मेन बनाने ही बनाने हैं। जैसे कि एक पेशेंट है, डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, तो उसका क्या डायग्नोस बन जाता है, सुसाइड का रिस्क रहता है उसका, है ना, सेल्फ हार्म करने की वो कोशिश करता है। या कोई पेशेंट है, मान लीजिए किडनी की प्रॉब्लम्स है उसको, है ना,
तो उसमें यूरिनरी कुछ आप डायग्नोस बना सकते हो, यूरिन से रिलेटेड, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया किसी को तो वो बनेगा। अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन ही आपके डायग्नोस बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपका है गैस्ट्रो की प्रॉब्लम का और आपने क्या बना दिया है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है उसको और आपने यूरिन से रिलेटेड कुछ उसका डायग्नोस बनाया है। ऐसा नहीं करना है, सुटेबल डायग्नोस ही आपको बनाने चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें जब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है, ये है नर्सिंग प्रोसेस। इसके अंडर हम क्या करते हैं, सबसे पहले असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, नर्सिंग असेसमेंट इसको बोलते हैं। इसके अंडर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट आपसे जो कंप्लेंट करेगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें आएगा पेशेंट सेज टू मी या फिर पेशेंट सेज दैट, इस तरह से आएगा, जो भी उसने बोला वो आप लिखोगे। ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने क्या पेशेंट में ऑब्जर्व किया वो आप लिखोगे, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन आपने ऑब्जर्व कर लिए, पेशेंट का आपने ब्लड टेस्ट करवा दिए, या फिर आपने पेशेंट का ईसीजी कर दिया, या आपने पेशेंट का पल्स चेक कर लिया, या फिर पेशेंट का बुखार देख लिया थर्मामीटर से, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। वो सब्जेक्टिव जो पेशेंट ने कहा, और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से आपने ऑब्जर्वेशन से याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव डाटा है। नर्सिंग डायग्नोस आपने बना लिया, हमारा गोल बना लेना है। उसके बाद आपको नर्सिंग प्लानिंग आपको करनी है कि हम इस तरह से प्लान करेंगे कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर उन्हीं प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि परफॉर्म करेंगे। और लास्ट में इवेलुएशन, यानी कि हमको क्या रिजल्ट मिला, क्या आउटपुट मिला, कि हमने जितने भी केयर प्रोवाइड करी पेशेंट को, उसको कोल्ड स्पंजिंग करी उसके बुखार के लिए, तो उसका फीवर रिड्यूस हुआ भी या वैसा का वैसा ही है। ये इवेल्युएशन है कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। जैसे आप पेपर देते हो, पेपर तो आपने दे दिया लेकिन रिजल्ट क्या रहा आपका। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी होगी तब आपको आउटपुट भी उसका अच्छा ही मिलेगा, आपका इवेल्युएशन भी बढ़िया होगा। कुछ कम पढ़ोगे तो उसको इवेल्युएशन आपका थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और बिल्कुल भी कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। हेल्थ एजुकेशन बाद में लिखना है आपको। सॉरी। तो इसमें डाइट के बारे में, हेल्थ एजुकेशन बड़ा आसान ये है चीज़ है, तो इसमें तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। डाइट के बारे में बता देना है पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग। उनको एक्सरसाइज बता देनी है कि भाई एक्सरसाइज करो। पेशेंट कोई फ्रैक्चर का है तो लाइट एक्सरसाइज बतानी है। कुछ प्रेगनेंसी वाली मदर है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको भी ऐसी कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं बतानी है, लाइट एक्सरसाइज, या फिर रहने ही दो तुम तो खैर जो प्रेगनेंसी में है, तो हल्की फुल्की चलना फिरना ही होता है। तो एक्सरसाइज भी आपको अकॉर्डिंग टू डायग्नोस डिजीज कंडीशन के हिसाब से ही सारा हेल्थ एजुकेशन बनाना है। हेल्थ एजुकेशन बताना इतना मुश्किल नहीं होता, ना ही लिखना इतना मुश्किल होता है। मेडिकेशन रेगुलर लेना है, फॉलोअप करवाना है डॉक्टर के पास जाके। फिर अच्छा बिब्लियोग्राफी लिख लो और आप लास्ट में कंक्लूजन लिख लो, इतना बहुत है। और फ्रेंड्स ये ना थोड़ा ऊपर नीचे इसमें गड़बड़ सी हो रही है मेरे पास, तो ये आप ये वाला रहने दो। बस इसके बाद आप क्या करो, कंक्लूड कर दो अपने टॉपिक को, या फिर समराइज लिख लो, समराइज कर लो, ठीक है। समरी बना लो थोड़ी सी छोटी सी, और बिब्लियोग्राफी, इतना आपका बहुत है, आपका पूरा एनसीपी बन गया। तो कितना ईजी है देखो, कोई भी आप टॉपिक बना रहे हो, कोई भी आपका टीचर ने डायग्नोस दे दिया है, आप आराम से अपना एनसीपी बना सकते हो इस फॉर्मेट की मदद से। तो मैंने आपको इस वीडियो में फॉर्मेट बता दिया है। और ये जो फॉर्मेट है मेरे ख्याल से मैंने पहले ये टेलीग्राम चैनल में तो डाला ही था। मुझे याद आ रहा है मैंने डाला हुआ है ये, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी वीडियो में तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से भी आप वीडियो को अपनी थोड़ा होल्ड कर लो फिर देख लो। बाकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखना, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं, प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखा करो। आपकी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कमेंट में तो आते हैं पर वो प्लेलिस्ट में पड़े होते हैं, फिर से कमेंट मुझे आते रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट से अपने टॉपिक आराम से देख लो, ताकि आपको कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, पहले ही आप प्लेलिस्ट देख लो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।